हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल CKS स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव गेस प्रश्न जो आपके फाइनल एग्जाम 2025 में 100% पूछे जाने की संभावना है। तो एकदम आप लोगों को आज का है क्लास देखना है शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि यह सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए और आप लोग अच्छे सभी क्वेश्चन को समझ लीजिए। और आपके फाइनल एग्जाम में जैसे ही यह क्वेश्चन आए आप लोग इसका आंसर लिख कर अपना मार्क्स अच्छा से अच्छा उठा पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सभी बेल आइकॉन कॉल पे दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लोग सबसे पहले उस क्लास को देखकर अपनी क्लास 10th की तैयारी बिल्कुल ही अच्छा से कर सके। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नंबर 400 प्लस आए तो आप भी हमें इस नंबर पे हाय या हेलो भेज कर फिर PDF ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हम लोग क्लास को स्टार्ट और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन सब आपका कैसा है। चलिए क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए कि आपका आंसर ये कैसा है। आंसर आप सभी के यहाँ पे अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। बहुत ही अच्छा आंसर आप सभी के लिए कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर था अब्राहम लिंकन जी के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। यानी लोकतंत्र में जनता ही सब मालिक होता है, ठीक है ना। तो यही था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या आप सभी यहाँ पे बोला है कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिया। यानी असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों रोक दिया था, इसे आगे नहीं बढ़ाया था। इसका देखिए आपका आंसर क्या दिया गया है। यहाँ पे बोला है वर्ष 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। चौरा चौरी कांड के बाद आपका असहयोग आंदोलन था यह हिंसक रूप ले लिया। यानी कह सकते हैं कि हिंसक का रूप ले लिया, जिसके कारण से गांधी जी को असहयोग आंदोलन को समाप्त करना पड़ा। यहाँ से पूछता है आपसे एक ऑब्जेक्टिव कि वर्तमान में आपका चौरा चौरी कांड स्थल है यह कहाँ पे है। तो यह आपका यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में है। इसको भी आपको एकदम याद कर लेना है। पूछेगा फिर आपसे कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। समझ में आया आपको तो एक बार आप सभी अपने कमेंट में यह सर लिख देंगे। चलिए अब आगे देख लीजिए। आगे आप सभी यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे कि स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य पर क्या प्रभाव पड़ा। स्वदेशी आंदोलन का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या दिया गया यहाँ पे। बोला स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कृत किया गया। यानी स्वदेशी आंदोलन था इसमें जो भी विदेशी सामान सब थे यानी वस्तु लोग सब थे जो देश में बिकते थे, इन सभी को हटाया गया, इसको भगाया गया। आगे आप सभी का लिखा है यहाँ पे स्वदेशी वस्तु को अपनाया गया, जिसके कारण भारत में बंद पर उद्योग में जान आ गई। क्या है तो कि स्वदेशी आंदोलन करने का मतलब है कि जितने विदेशी वस्तु सब अपने देश भारत में बिकते थे उन सभी को बहिष्कृत किया गया, यानी निकाला गया, हटाया गया। इसके कारण अपने देश में बनी वस्तु का अधिक बिक्री होने लगा, यानी अधिक इसका सप्लाई होने लगा, जिसके कारण भारत में जितने भी उद्योग थे, बंद पड़े उद्योग थे, उन सभी में जान आई और सब फिर से उद्योग सब चलने लगे। यही था आपका स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य। हमें उम्मीद है कि आप इसे भी समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देख लीजिए। आगे आप सभी यहाँ पे 4था नंबर क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन क्या आप सभी देखिए यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कब और कहाँ पे हुई, इसका आंसर आप लोग को यहाँ पे बताना है। देखिए इसका आंसर क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1835 ईस्वी को मुंबई के सर गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे, तो यहाँ पे छूट गया आपका, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे इसके प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, चलिए इसका आप लोग फिर से देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1835 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ, तो मुंबई के सर गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, जिसके संस्थापक जो थे वह थे आप लोग A.O. ह्यूम जी, और इसके जो आपके अध्यक्ष जो बने वह थे आप लोग व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे इसके अध्यक्ष। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला आप सभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। बोला आप सभी यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषि आधारित उद्योग एवं खनिज आधारित उद्योग में जो हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग। देखिए आपका आंसर क्या है यहाँ पे, वैसा उद्योग जिसके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उसे हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। समझ गया ना, वैसा उद्योग जेकरा लेल जो है कच्चा माल कृषि से प्राप्त होके उसे हम कहते हैं क्या, तो कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है आपका चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, इन सभी के लिए कच्चा माल जो है यह प्राप्त होता है आपका कृषि से। चलिए अब आगे देख लीजिए आगे आप सभी का खनिज आधारित उद्योग। देखिए बोला आप सभी यहाँ पे कि वैसा उद्योग जिसके लिए कच्चा माल खनिज से प्राप्त हो उसे हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग इत्यादि। ठीक है ना, वैसा उद्योग जिसके लिए जो है कच्चा माल खनिज से प्राप्त हो उसे हम कहेंगे खनिज आधारित उद्योग। जैसे यहाँ पे लिखा आपका सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग इत्यादि। वैसे आपका लिखा गया था यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग, वह था आपका वैसा उद्योग जिसके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त हो उसे हम कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। और जिसका कच्चा माल उद्योग से प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे क्या, तो खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, यानी खनिज से प्राप्त होगा। तो हमें उम्मीद है कि अभी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लीजिए। आगे आप सभी के यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी के देखिए यहाँ पे बोला यहाँ पे वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। यहाँ पे आपको लिखा गया था वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता को लिखे, और आंसर में आपके यहाँ से था कि वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता क्या है, तो निम्नलिखित है। जिसमें से पहला आपके यहाँ पे वायु परिवहन का तीव्रतम एवं क्या, तो आधुनिक साधन है। वायु परिवहन जो है परिवहन का तीव्रतम एवं आधुनिक साधन है। यानी जो आप देखते हैं ना हेलीकॉप्टर है या हवाई जहाज है, ये सब क्या, तो बहुत ही कम समय में अधिक दूरी तय कर लेता है। यानी कि आपका तीव्रतम साधन है एक आधुनिक साधन, यानी अभी यह लॉन्च हुआ कह सकते हैं, यानी आधुनिक समय का है। आगे आपके यहाँ पे वायु परिवहन में समय का बचत होता है। बता चुके आप लोग कि ये बहुत ही तीव्र गति से क्या, तो यात्रा करते हैं यानी जाता है, यानी इसमें समय का आपका बचत होगा। 3 नंबर है आपके यहाँ पे कि वायु परिवहन का सबसे महंगा साधन है। वायु परिवहन में जो है बहुत अधिक पैसा लगता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। आगे देख लीजिए आगे आपका क्या है पे। चलिए तो आपका यही था 6 नंबर क्वेश्चन में 3 अंतर था। पहला आपका था वायु परिवहन का तीव्रतम एवं आधुनिक साधन है। दूसरा था आपका यहाँ पे वायु परिवहन से समय का बचत होता है। तीसरा था आपका यहाँ पे वायु परिवहन का सबसे महंगा साधन है। हमें उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। इसे आप लोग कहीं पे जो है लिख कर अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलिए आगे देख लीजिए। आगे आप सभी के यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए
कि आपका क्वेश्चन जो है क्या है। बोला आप सभी के यहाँ पे सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन से आपको पता चला कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सामाजिक विभाजन कहने का मतलब है समाज में विभाजन, और समाज में विभाजन जो है कैसे होता है, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, ठीक है ना, और क्षेत्र के आधार पे। यह 3 ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो आपका समाज में विभाजन होता है। वही आपका लिखा गया यहाँ पे आंसर में देख लीजिए कि यहाँ क्या आप सभी का लिखा है, जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर समाज को कई भागों में यानी कई वर्गों में बंट जाना क्या तो सामाजिक विभाजन कहलाता है। यानी जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर जो समाज को कई भागों में बांट देना ही सामाजिक विभाजन कहलाता है। बहुत ही शॉर्ट में आंसर था और बहुत ही अच्छा आंसर था आप सभी के लिए। हमें उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे बहुत ही अच्छा तरीका से, ठीक है ना। जाति हो, धर्म हो या क्षेत्र हो, इन तीनों के आधार पर जो हम सामाजिक विभाजन करते हैं इसे हम क्या कहते हैं तो सामाजिक विभाजन कहते हैं। अब चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपके यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला आप सभी के यहाँ पे कि संघीय सरकार की 2 विशेषता बताइए। संघीय सरकार की जो है 2 विशेषता में बताना था। आप इसका आंसर देखिए कि आंसर क्या आपका, संघीय सरकार की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आपके यहाँ पे लिखित संविधान, दूसरा आप सभी के यहाँ पे 2 स्तरीय सरकार। 2 स्तर कहने का मतलब है एक आपका होगा राज्य का, एक आपका होगा केंद्र का। वही आपका लिखा है ब्रैकेट में लिखवा दिए हैं हम कि एक केंद्र का सरकार और दूसरा राज्य का सरकार होना चाहिए। 2 विशेषता आप समझ गए ना। 2 विशेषता कौन कौन था, पहला था आपके यहाँ पे लिखित संविधान, दूसरा था आप सभी के यहाँ पे कि 2 जो है सरकार होना चाहिए। एक तो आपको होना चाहिए केंद्र सरकार, एक आपको होना चाहिए राज्य सरकार, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देख लीजिए। आगे आप सभी के यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए यह तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू लोग, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। बोला आप सभी क्या, कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है। कपास के उत्पादन में जो महाराष्ट्र आपका यह प्रसिद्ध क्यों है। चलिए इसका देखिए आपका आंसर क्या है। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। पहला तो आपका लाइन यही है कि कपास के उत्पादन के लिए जो है काली मिट्टी उपयुक्त होती है, ठीक है ना। यहाँ पे होना चाहिए कि महाराष्ट्र में, ठीक है, काली मिट्टी उपयुक्त होती है महाराष्ट्र में। यहाँ पे हम लिखते हैं महाराष्ट्र लिखा, क्या लिखा तो यहाँ आपका जो है महाराष्ट्र लिखा, ठीक है ना, महाराष्ट्र लिखा है। महाराष्ट्र में इस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार क्षेत्र में विशेषकर महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। क्या आप सभी क्या था यहाँ पे देख, आपको हम समझाते अच्छा से आप लोग समझिए। बोला आप सभी के यहाँ पे कपास के उत्पादन के लिए जो काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार की मिट्टी जहाँ पे लिख देते हैं हम, इस प्रकार की मिट्टी जो है दक्कन के पठार क्षेत्र यानी विशेषकर महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसीलिए जो आपका महाराष्ट्र कपास की खेती के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है। आपको इसको लिखना कैसे अपने कॉपी पे, आप लोग अपने लिखे कॉपी पे ऐसे इसको कि कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया इस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार क्षेत्र में विशेषकर महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसीलिए जो है महाराष्ट्र कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। कपास की खेती के लिए हमको चाहिए काली मिट्टी, और काली मिट्टी सबसे अधिक आपका महाराष्ट्र में पाई जाता है। इसी के लिए जो है महाराष्ट्र आपका जो कपास की खेती के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आप सभी के यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी का देखिए। यहाँ पे बोला आपके यहाँ पे कि भारत की 2 नगदी और 2 रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। नगदी कहने का मतलब होता है जिसको हम लोग जो है केवल मतलब व्यापार करने के लिए उपयोग करते हैं, और रेशेदार फसल कहने का मतलब है जिससे केवल रेशा प्राप्त हो, यानी ऊन कह सकते हैं, हो सकता है ना ऊन होगा, ठीक है ना। बहुत ऐसे रेशा होते हैं जो सब प्राप्त हो। यहाँ पे नगदी फसल में आपका होगा यहाँ पे क्या, गन्ना और रबर। रेशेदार फसल में कौन है तो जूट और कपास, यह दोनों के बल जो है आपका रेशा के लिए उपयोग किए जाते हैं। और गन्ना का उपयोग अधिकांश आप लोग देखिएगा कि व्यापार की दृष्टि से किया जाता है, रबर का भी जो है आपका व्यापार की दृष्टि से ही किया जाता है। तो यह आपका आज का 10 क्वेश्चन। हमें उम्मीद है कि आपको जो 10 क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया बाबू तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और न्यू है
तो सब्सक्राइब करके आप लोग जो है बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप जो है क्लास को सबसे पहले कर पाएँ। और चाहते हैं इसका PDF लेना तो आप लोग हमें जो है इस नंबर पर कीजिएगा मैसेज, तो आपको जो हम सभी क्लास का PDF बिल्कुल ही फ्री में दे देंगे। तो आप लोग करना ऐसे नंबर पर मैसेज 962 18 824। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक एंड बाय, सभी बच्चे को बेस्ट ऑफ लक, मन लगा पढ़ाई कीजिए।